अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तहसीलदार की तैयारी के मुतालिक, और इसमें एक ऑलरेडी वीडियो मैंने डाली हुई है लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के एमसीक्यूज़ की फॉर्म में। आज दूसरी वीडियो है और इसका पार्ट 2 है। इससे पहले अगर आप चेक करें तो ये पार्ट 1 ऑलरेडी इसको अपलोड किया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं। इसमें हमने सीरीज़ इस तरह कोई स्टार्ट की हुई है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है उसके सेक्शन वाइज हम एमसीक्यूज़ अपलोड करते जा रहे हैं। तो आज इसी सिलसिले में सेकंड वीडियो है लैंड रेवेन्यू एक्ट की एमसीक्यूज़ की फॉर्म में। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि आपके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगी और आप लोग इस चीज़ को पसंद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो डेफिनेटली आपको इस चैनल को शेयर भी करना चाहिए और इसको लाइक भी करना चाहिए। इसके अलावा देखें तो तहसीलदार के जो डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ डिस्कशन है, जिसमें लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 इसको बड़ी डिटेल के साथ हमने कवर किया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ तहसीलदार की प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यूज़ का जो लेक्चर नंबर 1 है आप उसको भी चेक कर सकते हैं। इंग्लिश ऐसे आपने तहसीलदार में कैसे लिखना है वो भी आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा वन पेपर की बहुत सारी और वीडियोस इस चैनल के ऊपर मौजूद हैं, आप इनको 1 बाय 1 डिस्कस कर सकते हैं। इसमें इंग्लिश से रिलेटेड मटेरियल है, इसमें पाकिस्तान स्टडीज से रिलेटेड है, ज्योग्राफी से, कंप्यूटर साइंस से, एवरेज से, मतलब मैथमेटिक्स से। तो डिफरेंट तरह के जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे इस चैनल के ऊपर बड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ गिवन है, आप लोग इनको चेक कर सकते हैं। सो वापस चलते हैं जी आज के टॉपिक के ऊपर। आज हमारा टॉपिक है लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव डिस्कशन नहीं, जैसा कि हमारी नॉर्मली इसके ऊपर एक डिस्कशन होती है जिसमें लेक्चर नंबर 1 में, लेक्चर नंबर 2 में, 3 में डिस्कस किया गया लैंड रेवेन्यू एक्ट को, कि आपने उसको अंडरस्टैंड करवाया गया कि लैंड रेवेन्यू एक्ट होता क्या और कैसे इंप्लीमेंट होता है। लेकिन इसमें इस तरह है कि इसमें उन्हीं एक्ट्स में से, उन्हीं सेक्शंस में से हमने एमसीक्यूज़ बनाए हैं। सो एमसीक्यूज़ 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे आज इसी सिलसिले में। वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले वीडियो नंबर 1 हम अपलोड कर चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं देखी उस वीडियो नंबर 1 को देख सकते हैं, और उसके बाद वीडियो नंबर 2 को देखें। और इस तरह ऑनवर्ड एक पूरी सीरीज़ चलेगी जिसमें तकरीबन हमारा इरादा है कि हम इसमें कोई 100 के लगभग वीडियोज़ को डालें और लैंड रेवेन्यू एक्ट के जो एमसीक्यूज़ हैं उनको एमसीक्यूज़ की फॉर्म में हम उनको बनाएं और आपके सामने प्रेजेंट करें। क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने इसको कर लिया हुआ था। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, और ये अभी डेफिनेशन का सेक्शन चलता जा रहा है। लास्ट टाइम हमने डेफिनेशन का सेक्शन स्टार्ट किया था और 14 तक हमने मेरा ख्याल है इसके एमसीक्यूज़ कवर किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें यह है, हाउ कैन अ बाउंड्री मार्क बी डिफाइंड। बाउंड्री मार्क को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। अब सबसे पहले तो वो लोग जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा बाउंड्री मार्क वाला, लेक्चर नंबर 1 था, डेफिनेशन सेक्शन में एक वर्ड यूज किया गया बाउंड्री मार्क। अब ये बाउंड्री मार्क क्या होता है, पहले तो ये इसको अंडरस्टैंड कर लें कि बाउंड्री मार्क किसको कहा जाता है। आप लोगों में से मोस्टली लोग जानते होंगे जमीन के अंदर उसकी डिवीजन की जाती है। जैसे एक किसान की ये जमीन है और उसके साथ वाले किसान की साथ वाला किला या मुरब्बा है, या उसके साथ वाला, इस तरह मतलब डिवीजन होती है। इनके दरमियान एक जो मट्टी से बनाई हुई जिसको वट बोला जाता है, जिसको बन्ना बोला जाता है, अगर उर्दू में उसको देखें तो उसको मैंड बोला जाता है। मैंड जो बनाया जाता है दो पैलियों के दरमियान, दो हम कहेंगे कि फील्ड्स के दरमियान जो बन्ना बनाया जाता है उसको हम मैंड बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बाउंड्री मार्क बोला जाता है। अब बाउंड्री मार्क ये वाला, ये मट्टी से, अमूमन पंजाब में तो मट्टी से बनता है मोस्टली। आप मोस्ट ऑफ द केसेस में इसको मट्टी से देखेंगे। मट्टी की एक छोटी सी तय सी एक लकीर सी लगाई होती है जिससे डिफाइन हो रहा होता है कि ये खेत नंबर 1 है, ये खेत नंबर 2 और इस तरह आगे। ठीक, इसको बाउंड्री मार्क बोला जाता है इंग्लिश में, और डेफिनेशन सेक्शन में इसको एज ए बाउंड्री मार्क ही डिफाइन किया गया। अब ये बाउंड्री मार्क जो है इसको कैसे बनाया जा सकता है। क्या इसको इरेक्शन ऑफ अर्थ से बनाया जा सकता है, वो जो छोटी सी पट्टी सी होती है, क्या उससे बनाया जा सकता है इसको जमीन की मट्टी से, या इरेक्शन ऑफ स्टोन से बनाया जा सकता है, या इरेक्शन ऑफ स्ट्रिप ऑफ ग्राउंड से बनाया, किससे बनाया जा सकता है। तो आप डेफिनेशन सेक्शन में देखेंगे बाउंड्री मार्क जब डिफाइन किया गया तो उसमें ये तीनों चीजें मौजूद हैं कि आपने बाउंड्री मार्क, बन्ना, मैंड, वट आपने जो बनानी है वो इन तीनों चीजों से बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आपकी बिल्कुल ठीक है। इससे नेक्स्ट चलें
तो नेक्स्ट इस तरह है जी कि व्हाट इज मीट बाय अ डिफॉल्टर। अब डिफॉल्टर कौन होता है? हम सारी बातें ये जो जनरल टर्म्स में होती हैं, बाज़ का डिफॉल्टर को जनरली लिया जाए तो उसके मीनिंग कुछ और है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के ही मुतालिक, इससे अलग नहीं। सो डिफॉल्टर एक्ट में किस तरह डिफाइन किया गया है? डेफिनेशन के सेक्शन में देखें तो डिफॉल्टर का मतलब यहाँ पे ये है ऐसा बंदा जिसने गवर्नमेंट के लैंड रेवेन्यूज देने हैं। फॉर एग्जांपल किसी बंदे के जिम्मे थे 30,000 रुपया, उसने उसके जो पैदावार थी, जो उसके नेट एसेट से, उससे उसको पैदावार हुई 30,000 रुपये, तो नेट एसेट उसके हिसाब से उसके ऊपर जो लैंड रेट्स लगे, जो लैंड रेवेन्यूज जो उसने पे करने हैं, जो लैंड एरियर्स हैं, वो 30,000 रुपये। अब ये 30,000 रुपये अगर वो पे नहीं करता तो फिर इसको बोला जाएगा कि ये डिफॉल्टर है। सो एनी पर्सन हु डजंट पे रेवेन्यू एरियर्स, उसको हम कहते हैं कि ये डिफॉल्टर है। थीफ डिफॉल्टर नहीं है, डुकेट डिफॉल्टर नहीं है, लेकिन जो वो बंदा जो रेवेन्यू के एरियर्स को पे नहीं करता वो डिफॉल्टर है। उसको लैंड रेवेन्यू एक्ट में डेफिनेशन सेक्शन में उसको डिफॉल्टर डिक्लेयर किया गया। आगे चलते, अ रेवेन्यू स्टेट मीन एनी एरिया विच हैज। अब स्टेट की डेफिनेशन वहां पे भी मौजूद है रेवेन्यू एक्ट में, आप देखेंगे उसमें उसने लिखा हुआ ग्रुप ऑफ डिफरेंट, सॉरी उसमें सर्कल की डेफिनेशन दी गई है। सर्कल जो है ना वो ग्रुप ऑफ स्टेट होता है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन पूछी है आपसे कि रेवेन्यू स्टेट कौन सी होती है। अब रेवेन्यू स्टेट का मतलब ये होता है कि ऐसा एरिया या सिंपली ऐसा गांव, ठीक है, ऐसा गांव जिसके पास अपना रिकॉर्ड ऑफ राइट हो, रजिस्टर हकदाराने ज़मीन, जिसके पास अपना रजिस्टर हकदाराने ज़मीन मौजूद है, उसको बोला जाता है ये रेवेन्यू स्टेट है। या जो लैंड रेवेन्यू एक्ट के 67 में जो मेंशन किया गया है डेफिनेशन इसकी रेवेन्यू स्टेट की, एक तो यह कि रिकॉर्ड ऑफ राइट होना चाहिए उसके पास, दूसरा यह कि सेपरेटली असेस्ड किया जाए उस लैंड को, तीसरी ये है कि उसको बीओआर ने डिक्लेयर कर दिया हो कि ये एक रेवेन्यू स्टेट है। अब रेवेन्यू स्टेट क्या होती है इसके मुतालिक डिटेल में बात नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, ये एमसीक्यूज टाइप का हमारा लेक्चर है। अगर आपने इसके बारे में देखना है तो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 इसके ऊपर मैंने लैंड रेवेन्यू एक्ट के ऊपर बड़ी डिटेल के साथ इसके ऊपर बात की हुई है। आप लेक्चर नंबर 1 भी देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 2 भी और लेक्चर नंबर 3 भी। 3 लेक्चर्स अभी तक इसके ऊपर मैं डाल चुका हूं और उसी में से ये आपके सारे एमसीक्यूज बना रहा हूं। सो लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 भी इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपको बड़ी क्लियरली पता चल जाएगा कि रेवेन्यू स्टेट क्या होती है, गांव क्या होता है, मौजा क्या होता है, मोहाल क्या होता है, ये सारी चीजें। सो यहाँ पे रेवेन्यू स्टेट का मतलब है जिसके पास अपना रिकॉर्ड ऑफ राइट हो, जो सेपरेटली असेस्ड किया जाए जिस लैंड को, और जिसको बीओआर ने डिक्लेयर कर दिया हो कि ये रेवेन्यू स्टेट है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपकी बिल्कुल राइट है। एनी लैंड, क्वेश्चन नंबर 18, एनी लैंड विच इज इरिगेटेड बाय अ कैनल, ट्यूबवेल, स्प्रिंग, टैंक इज कॉल्ड एज। जिसको कैनाल से, ट्यूबवेल से, स्प्रिंग से, टैंक से जिसको इरिगेट किया जाता है, जिसको सैराब किया जाता है, तो उस लैंड को क्या बोला जाता है? क्या वो इरिगेटेड लैंड होगी या अनइरिगेटेड होगी या बारानी लैंड होगी? ऐसी लैंड जिसको बारिश से किया जाता है सैराब, उसको हम कहते हैं बारानी। सो बारानी से बारिश, जो बारिश से सैराब होती है उसको हम कह देते हैं ये बारानी लैंड होती है, ठीक है। अनइरिगेटेड लैंड होती है जो इन जराए, जो हमारे पानी के जराए हैं, इनसे इसको सैराब नहीं किया, मतलब कैनल का पानी इसको नहीं लगता, ट्यूबवेल का नहीं लगता, स्प्रिंग का नहीं लगता, टैंक का नहीं लगता, तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये अगर इसका नहीं लगता इनका पानी, तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये अनइरिगेटेड लैंड है, ठीक है। और जो लैंड कैनल से, ट्यूबवेल से, स्प्रिंग से, टैंक से सैराब होती है उसको बोला जाता है ये इरिगेटेड लैंड है। सो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट है और ठीक है। इसके बाद आए जी क्वेश्चन नंबर 19, लीगल प्रैक्टिशनर मीन। अब लीगल प्रैक्टिशनर कौन होता है? अगर इसको आप लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 की हद तक देखें तो लीगल प्रैक्टिशनर वहां पे उसने 2 लोगों को मेंशन किया। ऐसा बंदा जो वकील है, एडवोकेट, या ऐसा कोई ऑथोराइज्ड एजेंट। अब ये ऑथोराइज्ड एजेंट कौन होता है इसको मैंने डिफाइन किया है, बड़ी एक्सप्लेनेशन इसके ऊपर दी गई है लेक्चर नंबर 1 और 2 में, आप उसमें देखेंगे। सो लीगल प्रैक्टिशनर का मतलब ये है कि ऐसा बंदा
जो किसी बिहाफ पे के ऊपर, किसी पार्टी के बिहाफ के ऊपर रेवेन्यू कोर्ट में रेवेन्यू ऑफिसर के सामने पेश हो सकता है, उसको हम कहते हैं ये लीगल प्रैक्टिशनर है। और लीगल प्रैक्टिशनर में 1967 का जो एक्ट है उसमें दो लोगों को रखा गया, एक रखा गया एडवोकेट को और दूसरा रखा गया ऑथोराइज्ड एजेंट को। अब ऑथोराइज्ड एजेंट कौन होता है ये आप लोग उस लेक्चर में देख सकते हैं, बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। सो यहाँ पे जो आपकी करेक्ट ऑप्शन बनती है वो बोथ ऑफ दीज बनती है। लीगल प्रैक्टिशनर में दोनों आते हैं। अगर आपको यहाँ पे ऑथोराइज्ड एजेंट के बारे में और बोथ ऑफ दीज के ऑप्शन ना हो, यहाँ पे थोड़ी सी एम्बिग्विटी भी क्रिएट हो सकती है। वो एम्बिग्विटी ये है कि अगर लीगल प्रैक्टिशनर की उसने बात कर दी हुई है और नीचे आपके सामने एडवोकेट आ रहा है और ये ऑथोराइज्ड एजेंट नहीं आ रहा, तो आप आगे जाके लैंड रेवेन्यू एक्ट के चैप्टर नंबर 4 में जहां पे उसके सामने पेश होना होता है रेवेन्यू ऑफिसर के सामने किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर ने या किसी ऑथोराइज्ड एजेंट ने, तो वहां पे मेंशन है कि लीगल प्रैक्टिशनर ओनली जो वकील होता है, एडवोकेट लीगल प्रैक्टिशनर समझा जाता है। लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन सेक्शन में यहाँ पे उसने कोई और का वर्ड यूज नहीं किया, तो इस वजह से हमें बोथ ऑफ दीज करना चाहिए। अगर तो वहाँ पे और का वर्ड यूज कर दे आपके पेपर में क्वेश्चन में, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ वकील को देखना चाहिए, एडवोकेट को कहना चाहिए कि ये लीगल प्रैक्टिशनर होता है, ऑथोराइज्ड एजेंट लीगल प्रैक्टिशनर नहीं होता। सो अगर फॉर द टाइम बीइंग इसके मुतालिक सोचें तो जब चैप्टर आप 4 पढ़ेंगे तो चैप्टर 4 में उसने डायरेक्टली कहा है कि लीगल प्रैक्टिशनर सिर्फ वकील है, लेकिन डेफिनेशन सेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्लियरली वो मेंशन नहीं कर पाया, तो इस वजह से यहाँ पे एम्बिग्विटी क्रिएट होती है। बाजुकात बोथ ऑफ दीज भी ऑप्शन बन सकती है और बाजुकात एडवोकेट भी बन सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 20, द एसेट्स आफ्टर द डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एज। अब देखें, एक बंदे ने ज़मीन में फसल काश्त की, फॉर एग्जांपल गंदम काश्त की, और वो गंदम ज़मीन का टोटल जो एरिया था वो 100 किनाल 10 मरले था, फॉर एग्जांपल 100 किनाल 10 मरले। अब ये ज़मीन का टोटल एरिया था। अब इस 100 किनाल 10 मरले के ऊपर जो गंदम हुई वो तकरीबन उसकी पैदावार होती है, हम एक एग्जाम्पल सामने रखते हैं कि वो तकरीबन 50 लाख की हो जाए। हालांकि 50 लाख की नहीं होती, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि 50 लाख की उसको पैदावार होगी गंदम की, ठीक है। अब इस 50 लाख में उसने कम से कम इसको कोई खाद वगैरह डाली होगी, उसने ज़मीन अगर ठेके पे ली हुई है तो उसको रेंट भी पे किया होगा, तो खाद के पैसे भी निकाल लेंगे, पानी जो इसको लगाया था आर्टिफिशियल तरीके से तो वो भी पैसे निकाल लेंगे, और उसके बाद इसने कोई ठेका शेका दिया जिसको चुकौता बोला जाता है रेवेन्यू टर्म में, अगर इसने कोई चुकौता दिया है तो वो चुकौते का भी पैसे निकाल लिए जाएंगे। उसके बाद जो इसके पास बचा है, फॉर एग्जांपल 50 लाख इसको आमदन हुई है और आमदन में इसके खर्चे निकालने के बाद इसको बचा है जी 20 लाख रुपया, ठीक है, 20 लाख रुपया। अब ये जो 20 लाख रुपया है, अब इसको बोला जाता है ये इसके नेट एसेट्स हैं, ठीक है। सारे खर्चे निकालने के बाद जो इसके पास प्रॉफिट बचा है उसको नेट एसेट बोला जाता है। और रेवेन्यू का जो इसके ऊपर एरियर्स होंगे, जो इसके ऊपर रेवेन्यू जिसने पे करना है वो इस नेट एसेट के ऊपर पे करता है। ये नहीं कि इसकी आमदन के ऊपर वो पे करेगा 50 लाख के ऊपर, नहीं, ये पे करेगा जो उसको प्रॉफिट मिला है, जो उसको सारी खर्चे निकालने के बाद जो उसके पास पैसे आए हैं उसको नेट एसेट बोला जाता है, और इसी के ऊपर रेवेन्यू लगता है। रेवेन्यू का जो टैक्स है वो इसी के ऊपर लगता है। अब यहाँ पे ये है द एसेट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस आर कॉल्ड। एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो एसेट बचते हैं उनको क्या कहा जाता है? नेट एसेट बोला जाता है, क्रॉस एसेट बोला जाता है, बोथ ऑफ दीज कह सकते हैं, नन ऑफ दीज कह सकते हैं। तो अब इसमें कौन सा है? मेरा ख्याल है कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं, आप खुद ही इसका आंसर कर सकते हैं कि इसको नेट एसेट बोला जाता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 21, रेट्स एंड सेसेस आर ऑलवेज पेड बाय। रेट्स एंड सेसेस का मतलब क्या है? अगर इसको एक टर्म में मैं मेंशन कर दूं तो ये है जी लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यूज। ऐसे रेट्स या ऐसे हम कहेंगे कि जो टैक्सेस जो लैंड के ऊपर लगती हैं जिसको पे करना होता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि उसको 20 लाख रुपया बचा था। अब 20 लाख रुपए के ऊपर गवर्नमेंट इन किसानों को टैक्स लगाती है और इन टैक्स को पे करना होता है उस 20 लाख के ऊपर, उस नेट एसेट के ऊपर।
तो ये जो 20 लाख में से नेट एसेट या उसके ऊपर जो टैक्स लगा है इसको हम कहते हैं रेट्स एंड सेसेस। जो चीज़ें जो फार्मर ने, जो आपके जो काश्तकार हैं, जो किसान हैं, जो उन्होंने पे करनी होती हैं उनको हम कहते हैं ये रेट्स एंड सेसेस। अब ये कौन पे करता है? यहाँ पे आपके सामने है जी, लैंड ओनर्स पे करते हैं या लैंडलॉर्ड पे करते हैं, टेनेंट्स पे करते हैं या आपके नन ऑफ दीज है। अब यहाँ पे बड़ी डिटेल के साथ आप लोग ये सोच रहे होंगे कि लैंड ओनर्स और लैंडलॉर्ड में क्या फ़र्क है, ये दोनों तो सेम होते हैं। ऐसा नहीं है। इसके ऊपर बड़ी डिटेल के साथ जब डेफिनेशन का सेक्शन हमने लेक्चर नंबर 1 में स्टार्ट किया था तो बड़ी डिटेल के साथ मैंने ये आपको बताया था कि लैंड ओनर में और आपका जो लैंडलॉर्ड है उसमें क्या डिफरेंस है। लैंड ओनर लैंड लॉर्ड नहीं हो सकता, लैंड लॉर्ड लैंड ओनर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो रेट्स एंड सेसेस हैं ये कौन पे करता है? ये आपके लैंड ओनर्स पे करते हैं, लैंड लॉर्ड नहीं पे करते। ठीक है, सो मेरा ख्याल है कि अब आपको समझ आ गई है कि लैंड ओनर्स रेट्स एंड सेसेस को पे करते हैं, लैंड लॉर्ड नहीं। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है कि लैंड ओनर क्या होता है, लैंड लॉर्ड क्या होता है, इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा लेक्चर नंबर 1 भी देखें और लेक्चर नंबर 2 भी देखें। एनी मार्क, क्वेश्चन नंबर 22, एनी मार्क which is defined by the Department of Survey of Pakistan is called as। ऐसा मार्क जो सर्वे ऑफ पाकिस्तान लगाता है किसी ज़मीन के ऊपर उसको क्या बोला जाता है? ऑलरेडी इसको हाईलाइट किया हुआ है, उसको सर्वे मार्क बोला जाता है। ठीक है, अगर उसने एक से ज़्यादा वो मार्क्स लगाए हैं तो फिर उनको बोलेंगे सर्वे मार्क्स एस के साथ। ठीक है, नीचे लिखा हुआ सर्वे नंबर, खसरा नंबर या ऑल ऑफ दीज। ऐसा नहीं है, सर्वे नंबर और खसरा नंबर दोनों एक ही चीज़ के नाम है। फॉर एग्जांपल आपका एक मुरब्बा है, ठीक है जी, ये मुरब्बा है, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ मुरब्बा नंबर 15। मुरब्बा नंबर 15 में इसमें किले होते हैं, ठीक है, इसमें खसरा होता है, इसमें आपका सर्वे नंबर होता है। जैसे ये एक किला है जी, किला नंबर फॉर एग्जांपल 1, ये दूसरा किला है किला नंबर 2, ये तीसरा है किला नंबर 3, ये चौथा है किला नंबर 4 और ये पांचवा। ठीक है, ये 4 आपका, ये 5, और जब आप रेवेन्यू में देखेंगे तो इसके नीचे इस तरह किले लिखे जाते हैं, जैसे ये 6 होता है, ये 7 होता है, ये 8 होता है, ये 9 होता है और ये 10 होता है। तो इस तरह आपकी मुसावी जो होती है उसके ऊपर इस तरह किले लिखे। अब ये मुसावी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये फिलहाल आप इसको छोड़ें। तो इनको ये मैंने जो नंबर दिया है ना, एक खेत को, ये खेत नंबर 1 है, ये खेत नंबर 2 है, ये खेत नंबर 3 है, इनको असल में बोला जाता है आपका खसरा नंबर, आपका खसरा नंबर। सो खसरा नंबर और सर्वे मार्क डिफरेंट। खसरा नंबर कौन लगाता है? खसरा नंबर रेवेन्यू डिपार्टमेंट लगाता है। और सर्वे मार्क कौन लगाता है? सर्वे मार्क कौन लगाता है? यहाँ पे लिखा हुआ है द डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ऑफ पाकिस्तान। सो सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो मार्क लगाएगा उसको हम कहेंगे सर्वे मार्क, और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट नंबर देता है किसी खेत को उसको हम कहते हैं खसरा नंबर, या दूसरा इसका नाम है आपका सर्वे नंबर। सो सर्वे नंबर और खसरा नंबर दोनों सेम चीज़ें हैं, ये किसी भी किले को किसी भी मुरब्बे में दिया जाता है। सो यहाँ पे ऑप्शन आपकी जो करेक्ट बनती है वो ऑप्शन नंबर ए बनती है। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे वो जो बात कर रहा था उधर में कि कैनल के साथ, वो आपका स्प्रिंग के साथ, टैंक के साथ या ट्यूबवेल के साथ जो लैंड जिसको इरीगेट किया जाता है वो आपको पता कौन सी है। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, द लैंड विच इज़ इरीगेटेड बाय रेन, फ्लड्स एंड, ये डी इसके साथ आना था यहाँ पे, एंड हिल टोरेंट्स। तो ये उस ज़मीन को क्या बोला जाता है? इज कॉल्ड एज द लैंड विच इज़ इरीगेटेड बाय रेन, फ्लड्स एंड हिल टोरेंट्स इज कॉल्ड एज। अब उस ज़मीन को क्या बोला जाए? क्या उस ज़मीन को कल्टिवेटेड लैंड बोला जाएगा या इरीगेटेड लैंड बोला जाएगा या अनइरीगेटेड लैंड बोला जाएगा या नन ऑफ दीज? अब देखें, अगर कोई ज़मीन सैराब हो गई या किसी चीज़ के साथ तो फिर कल्टीवेट तो उसके ऊपर किया जा सकता है, वो चाहे फ्लड के साथ हुई है, चाहे रेन के साथ हुई है, चाहे हिल टोरेंट के साथ हुई, जिसके साथ भी हुई है, और इरीगेटेड भी बन गई है क्योंकि उसके ऊपर पानी आ गया तो अब उसको इरीगेट किया जा सकता है। तो अनइरीगेटेड ये भी बन सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे ऑप्शन सी को लगाऊंगा कि ऐसी लैंड जो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ इरीगेट की जाती है। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब रेन एक नेचुरल रिसोर्स कह दें या नेचुरल डिजास्टर कह दें। ऐसी ज़मीन जो नेचुरल डिजास्टर के साथ या नेचुरल रिसोर्सेज के साथ इरीगेट की जाती है, वो एक कॉन्टीन्यूसली उसको इरीगेट नहीं किया जाता और कंटिन्यूसली उसको कल्टीवेट नहीं किया जाता, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारी अनइरीगेटेड लैंड होती है।
ठीक है। कल्टिवेटेड लैंड तो वो होती है जो कंटिन्यूसली कल्टिवेट की जाती है, लेकिन ये तो बाज़ का फ्लड आए तो ना आए। अब आप देखेंगे रिसेंटली फ्लड आए तो उससे पहले 2010 में आए थे पाकिस्तान में, और रेन का तो पता ही नहीं, जब वो हो जाए तो एक महीने में 10 दफ़ा हो जाए, ना हो तो पूरे 6 माह में ना हो, तो ऐसे ही होता है। सो ये इसका कॉन्टीन्यूस पीरियड नहीं होता। सो ऐसी लैंड जो कॉन्टीन्यूसली इरीगेट नहीं की जाती, उसको आर्टिफिशियल तरीक़ों से अगर इरीगेट किया जाता है तो फिर वो इरीगेटेड लैंड होती है। अगर उसको नेचुरल चीज़ों से या नेचुरल डिजास्टर्स के साथ उसको इरीगेट किया जाता है तो फिर हम उसको अनइरीगेटेड लैंड बोलेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन, एनी पर्सन हु इज अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट टू कलेक्ट और सुपरवाइज द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इज नोन एज। अब ये जो लैंड रेवेन्यूज के जो एरियर्स हैं उनको किसने कलेक्ट करना होता है या किसने सुपरवाइज करना होता है? इसमें पटवारी क्या ये लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करता है? कानून गो, जिसके लिए मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि इसका मतलब होता है जो फील्ड में बोला जाता है, जो उर्फे आम है, कानून गो। ठीक है, कानून गो असल में वर्ड है कानून गो। सो कानून गो इसको कलेक्ट करेगा या लंबरदार इसको कलेक्ट करेगा। और लंबरदार के लिए मैंने एक वर्ड आपको बताया था, पंजोकड़ा, कि इसको 5% दिया जाता है। जब ये कलेक्शन करके लाता है लैंड रेवेन्यू की अपने गांव से, तो फिर इसको गवर्नमेंट इसको बतौर इनाम के तौर पर जितना भी इसने रेवेन्यू कलेक्ट किया उसमें से 5% गवर्नमेंट इसको देती है लंबरदार को, तो जिसको हम पंजोकड़ा कहते हैं। इनमें कौन सा ऐसा बंदा है जो लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करता है? ये सारे ही करते हैं। पटवारी भी करता है, कानून गो भी करता है, लंबरदार भी करता है, और ऑल ऑफ दीज भी करते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ दीज यहाँ पे ऑप्शन ठीक है। लेकिन अगर इसको फील्ड में देखें और लैंड रेवेन्यू का जो एक्ट है उसमें देखें तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है। फील्ड में सिर्फ और सिर्फ जो कलेक्शन की जाती है वो लंबरदार करता है, और पटवारी भी किसी हद तक किसी मौजे किसी इलाके मोहाल में करते हैं, लेकिन मोस्टली देखें तो लंबरदार करता है। लेकिन हमने क्योंकि कानून के मुताबिक देखना है तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज है। ये पटवारी भी करता है, ये कानून गो भी करता है, और ये लंबरदार भी करता है। सो ऑल ऑफ दीज आपके ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। चलें, 24 क्वेश्चन हमने किए। इससे पहले 16 या 14 लेक्चर्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, उसको भी चेक कीजिएगा, इसको भी साथ साथ चेक करें, और आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर सारी की सारी वीडियोस हम डालेंगे, और इंशाल्लाह आपके लिए बड़ी चीज़ें फ़ायदेमंद रहेंगी बिफोर कि आपका टेस्ट तहसीलदार का हो जाए। तो ये असल में तहसीलदार की प्रिपरेशन के लिए ही हम सब कुछ कर रहे हैं। चलें जी, थैंक यू। इंशाल्लाह फर्दर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।